ओके तो हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th विषय जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। इससे पहले के भागों में हमने जैव प्रौद्योगिकी का इंट्रोडक्शन तथा जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में उपयोग, और इसके बाद मानव इंसुलिन तथा वैक्सीन का उत्पादन और साथ साथ में जीन चिकित्सा, और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है अनुवांशिक रूपांतरित जीव या जिसे कहते हैं बीटी फसलें या ट्रांसजेनिक जीव, इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ लिया था। आज की वीडियो जो है वो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और इसके बाद आपको नोट्स और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैव सुरक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं, साथ साथ में बायोपायरेसी एवं पेटेंट क्या होता है। आज के पार्ट से लगभग 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जैव सुरक्षा की समस्याएं, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को समझना, लिखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं जो मानव है वो बहुत स्वार्थी है और बहुत ही महत्वाकांक्षी है। वह अपने जीवन को बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल बनाने के लिए अनेकों प्रयोग करते रहता है, जिसमें पर्यावरण के साथ साथ जीवों में भी बहुत सारा बदलाव होता रहता है। तो इस टॉपिक में हमें यही समझना है, जो चीज़ें हम पहले से जानते हैं कि मानव क्या करता है, जीवों के अंदर जेनेटिक चेंजेस करता है, जिससे जो नया जीव उत्पन्न होता है उसको पर्यावरण में सर्वाइव भी करना होता है, साथ साथ में उसकी परिस्थिति में भी बदलाव होता है। इसीलिए विभिन्न संगठनों द्वारा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है कि जो जीव हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में कोई बदलाव ना किया जाए, क्योंकि यह एक अनैतिक कार्य है। नैतिक रूप से आप प्रकृति जैसे मूल रूप से प्रकृति है वैसे ही उसको बनी रहने दें, उसमें आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ आगे चल करके समस्याएं उत्पन्न कर देगा। ऐसा ही होता आया है कि जो जीव होते हैं उनमें जैसे चाहे वायरस ले लेते हैं, जीवाणु ले ले, फंगस ले ले, या बड़े बड़े जीवों में जेनेटिक रूप से बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे किसी भी देश की प्रयोगशाला में हुई मूर्खता के कारण उसके जो अंजाम होते हैं बहुत भयानक हो सकते हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो मानव अन्य जीवों पर स्वयं की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोग कर रहा है। ट्रांसजेनिक या जिसको हम कह सकते हैं अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों के विकास के साथ साथ इनकी सुरक्षा की समस्या भी निरंतर बढ़ रही है। इनकी सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि इन जीवों का पारिस्थितिक तंत्र में रहना भी आवश्यक है। इसलिए भारत एवं विश्व के अनेक देशों में अनेक संगठन इनके विरुद्ध में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये संगठन जैव सुरक्षा को वैधानिकता प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत विभिन्न जंतुओं तथा पादपों के जीन में परिवर्तन करके वांछित लक्षणों को उत्पन्न किया जा सकता है। ये लक्षण मानव जाति के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इससे विभिन्न जीवों का अनैतिक दोहन भी हो रहा है। अतः विश्व भर के अनेक संगठन सजीवों के आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन को अनैतिक करार दे रहे हैं, कि जो प्रकृति का मूल जीव है उसको ऐसा ही रहने दे, वह स्वयं अनुकूलित होकर के विकास के थ्रू आगे चल कर के धीरे धीरे डेवलपमेंट करता जाएगा, परिवर्तन करता जाएगा। आप उसके जेनेटिक में छेड़छाड़ करके एक नए जीव उत्पन्न करने की कोशिश ना करें, ऐसा इन संगठनों का कहना है। और इसीलिए आनुवंशिक रूपांतरण के लिए नियामक उपायों की स्थापना की गई है, ताकि उनके दुरुपयोग पर नियंत्रण एवं नैतिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसी संदर्भ में भारत ने सबसे पहले पहल करते हुए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, या इसको बुलाता है GEAC, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, GEAC का संगठन किया है। यह सीमित भारत के मानव हितों को ध्यान में रखते हुए आनुवंशिक रूप से रूपांतरित अर्थात GM परजीवी जीवों, भोजन एवं विभिन्न अन्य संसाधनों की वैधता का निर्णय लेती है कि क्या चीज़ करना चाहिए या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। तो इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट रूप में। कैसे लिखेंगे आप इसको? शॉर्ट रूप में नोट्स में ऐसे लिखिए। ऐसे आप लिख सकते हैं कि मानव अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जीवों पर या प्रयोगशालाओं में जीवों पर अनेक प्रयोग करता है, जिससे परजीवी
जीव उत्पन्न होते हैं और इन जीवों को लेकर के आगे सुरक्षा की जिम्मेदारी मानव की होती है, क्योंकि इनको पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करना होता है, रहना होता है। तो ऐसे इन जीवों की सुरक्षा को वैधानिकता प्रदान करने के लिए बहुत से संगठन जीवों के जेनेटिक यानी आनुवंशिकी रूप से परिवर्तन का विरोध करते हैं, और इसीलिए भारत में और विश्व में अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया। जैसे भारत में GEAC का निर्माण किया गया, जिससे यह जेनेटिक अभियांत्रिक रूप से परिवर्तनों पर वैधता देते हैं कि हाँ कितने ये वैलिड हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें, इससे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, बाकी ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी आपसे। इसलिए तो जैसा भी आपको लगे, ज़रूरी नहीं नोट्स में आप इतनी बातों को लिखें, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा। और बाकी क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अर्थात GEC, कभी कभी पूछा जा सकता है GEAC का फुल फॉर्म क्या है, या कह सकता है कि GEC के क्या उद्देश्य हैं, GEAC के क्या उद्देश्य हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप ध्यान से आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बातें तो आप अच्छे से जानते हैं। और यदि आपको अच्छा लगता है तो पूरी बातें आप डिटेल में नोट्स में लिख सकते हैं, इससे आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और यदि एग्ज़ाम में आता है तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा कि हाँ आपको बातें ज़रूर मालूम हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, पहला उद्देश्य है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पारजीवी जीवों को वैधता की जांचना कि क्या कितने वैलिड हैं ये जीव, ये आगे चल के खतरा तो नहीं उत्पन्न कर देंगे, या इनसे कोई बीमारी तो नहीं उत्पन्न हो जाएगी। पता चले जीव बहुत सारे आप म्यूटेशन करवा रहे हो, जेनेटिक म्यूटेशन, और उसके चक्कर में पता चले कोई बायोलॉजिकल वायरस आके सामने आ जाए, या बायोलॉजिकल रूप से कोई रूपांतरित जीव ही आगे चल के मानव और पर्यावरण के लिए खतरा है, जिससे मानव अपने लाभ के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। लेकिन क्या पूरे पृथ्वी का मालिक मानव ही है? क्या ये पृथ्वी सिर्फ मानव के लिए बनी है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मानव भी एक प्राणी और जंतु मात्र है, ऐसे बहुत सारे जंतु हैं। तो प्रत्येक जंतु का यह वास स्थान है और उसका भी उतना ही हक बनता है जितना कि मानव। लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वह चाहता है कि पूरी पृथ्वी पर हम मालिकाना हक करें, जो कि प्राकृतिक रूप से तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऐसे में क्या हुआ, इसको वैधता जांचती है यह संस्था, और साथ साथ में आनुवांशिक रूपांतरण के लिए नियामक उपायों की स्थापना करना व इनके दुरुपयोग पर नियंत्रण व नैतिक समस्याओं का समाधान करना। तो इतनी बात आप हेडिंग डाल करके आराम से लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, तो जो अगली हेडिंग है वह है बायोपायरेसी। यह आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, बस बहुत छोटे 1 से 2 नंबर में पूछी जाती है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है ये सब। तो अगर बायोपायरेसी पूछता है तो आराम से आप लिख सकते हैं कि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनीज बोल सकते हैं आपको, या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना ही अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो यह बायोपायरेसी कहलाता है। किसी भी देश के जैविक संसाधनों में, जैसे जैविक पदार्थ का पुनर्योगज DNA उत्पाद के बिना पूर्व सूचना के गैर कानूनी तरीके से प्रयोग करना, बाहर ले जाना, उसका उपभोग करना ही बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। तो ये बात आप समझ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि विभिन्न जीवों के, जैसे भारतीय कोई जीव है जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता, अब उसके DNA अगर यहाँ से बेचे जा रहे हैं बाहर की ओर या भेजे जा रहे हैं, तो यह बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कौन कौन सा बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। और इसमें होता क्या है कि जैसे भारत अपनी प्राकृतिक औषधि भारत के पास है, जैविक पीड़कनाशी है, विविधतापूर्ण कृषि पाई जाती है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विदेशों में नहीं पाई जाती। भारत में धान के लगभग 2 लाख किस्में मौजूद है। अब इन्हीं किस्मों में से बासमती धान अपनी सुगंध एवं स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में सदियों से इसे उगाने के बावजूद बासमती चावल को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सन 1977 में पेटेंट करार लिया। अब आप सोचिए, हालांकि भारतीय सरकार ने इस पेटेंट को कानूनी चुनौती दी, जिसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पेटेंट एवं ट्रेडमार्क ऑफिस ने संबंधित कंपनी मैसर्स राइसटेक को नोटिस भेजकर उसके द्वारा विकसित 3 प्रभेदों यानी स्ट्रेन को अस्वीकृत कर दिया। राइसटेक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बासमती बाजार में
कासमती व टैक्समती के नाम से प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। ये बातें हमने इसलिए बताई कि आप जानिए कि भारत में भी बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें, जैसे भारत का जो बासमती चावल था, हुआ क्या कि जो अमेरिका की एक कंपनी है यूएसपीटीओ यानी संयुक्त राष्ट्र पेटेंट एवं ट्रेडमार्क ऑफिस देता है, क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क होता है हर एक वैल्यूएबल वस्तु का। तो वहाँ की एक कंपनी थी जिसने क्या किया था, अमेरिका की एक कंपनी जिसने भारत के बासमती चावल को चोरी किया भारत से, मतलब भारत के पेटेंट, चूँकि यहाँ का वस्तु है ना, इसको चोरी करके वहाँ पर जा करके टैक्समती और कासमती नाम से बेच रहा था और बहुत सारे पैसे कमा रहा था। फिर बाद में जब भारत ने इस पे अपना लीगल एक्शन लिया तो वहाँ की जो यूएसपीटीओ है संस्था, उसने क्या किया, जो कंपनी मैसर्स राइस टेक कंपनी थी उसको नोटिस भेजा और उसके पेटेंट को खारिज किया। तो जैव या इसको बायो पेटेंट भी बोलते हैं, चूँकि अगला टॉपिक हमारा है बायो पेटेंट, उस पर भी हम जानेंगे, चूँकि इसमें अभी देखो आया ना बायो पेटेंट क्या है। तो आप समझे कि भारत में बहुत सारे, जैसे काली मिर्च है पाइपर नाइग्रम, अनार है ना, भारतीय सरसों जिसको बोलते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ऐसे हल्दी है, नीम है, एजार्डिका इंडिका, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट हैं, है ना। और भारत में जैसे गन्ना है, भारतीय गन्ना है, इन सब के पेटेंट भारत के पास हैं। अब इनको इल्लीगल रूप से, मतलब सरकार को पैसा नहीं दिया गया, सरकार की जानकारी में बातें नहीं डाली गई, इल्लीगल रूप से अगर कोई विदेश में भारत के बाहर इसका इस्तेमाल कर रहा है तो वह किसके अंतर्गत आएगा, बायो पायरेसी के अंतर्गत आएगा। चलिए बात कर लेते हैं बायो पेटेंट की। तो बायो पेटेंट इसको बोलते हैं एकस्व प्रक्रिया अन्वेषक को एक अधिकार प्रदान करती है ताकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, इन्वेंटर, ध्यान से सोचिएगा, यह एकस्व प्रक्रिया होती है, ध्यान से, जैव एकस्व इसको बोलते हैं बायो पेटेंट। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक पेन की खोज किया है, बात समझिएगा, और उस पेन की खोज का श्रेय कोई और लेना चाहता है तो वह ले सकता है जब तक कि आपने उसको पेटेंट नहीं ले लिया हो, याद रखिएगा। तो जब भी कोई नई आविष्कार होता है तो उसका एक लीगल टेंडर या इसका पेटेंट बनता है कि हाँ आपके नाम से या लीगली तौर पर बन चुका है, अब दूसरा कोई इस पर दायर नहीं कर सकता है जब तक कि आप एक्शन न लें। इसीलिए भारत के बहुत सारे आविष्कारों का श्रेय भी विदेशियों को गया। क्यों? क्योंकि भारत वाले ये सब पेटेंट का चक्कर जानते नहीं थे और यहाँ का जो आविष्कार था विदेशियों ने उसको अपना करके अपने नाम से पेटेंट ले लिया। और इसीलिए आप जितने भी खोज देखते होंगे या जितने भी आविष्कार देखते हैं उसमें अधिकतर विदेशी लोग ही हैं, क्योंकि ये पेटेंट का चक्कर, क्योंकि जो विज्ञान थी उसमें सबसे ज़्यादा योगदान विदेशियों का रहा। और ऐसे में पेटेंट का चक्कर भी भारतीय बहुत कम जानते थे शुरुआत में, स्टार्टिंग में। हालांकि अब यदि बहुत सारा लोग जागरूक हो चुके हैं, अब कोई भी नया आविष्कार होता है तो उसका पेटेंट मिल जाता है आसानी से। पहले ये सब प्रोसेस बहुत कठिन होती थी। तो विदेशों में भी जो वैज्ञानिक थोड़े कमज़ोर होते थे उनकी खोज का या उनके आविष्कार का श्रेय उनसे अच्छे वैज्ञानिक जिनकी पहुंच अच्छी होती थी वो अपने नाम से ले लेते हैं। ये सब बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चलती रहती हैं कि इनका आविष्कार का श्रेय उनको मिल गया या इनके आविष्कार का श्रेय इनको ना दे करके दूसरे को दिया गया। ये सब बातें अलग की हैं, लेकिन आप बायो पेटेंट पढ़ रहे हैं तो ये बातें ज़रूर जान लें। तो एकस्व प्रक्रिया अन्वेषक को, अन्वेषक का अर्थ होता है इन्वेंटर, जिसने उसका आविष्कार किया है, को एक अधिकार प्रदान करती है ताकि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी खोज का दुरुपयोग ना किया जा सके। यूट्यूब पर भी देखिए कॉपीराइट क्लेम होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक होता है। जैसे किसी की वीडियो है, अब मेरी वीडियो ही कोई डाउनलोड करके फिर से अपलोड कर देता है, तो चूंकि यह वीडियो मेरी है तो इस पर मेरा एक अधिकार बनता है। अगर वो मुझे सूचना देता है कि हम आपकी वीडियो का इतना भाग अपने वीडियो में मेंशन करना चाहते हैं और मैं उस पर हाँ ठीक हूँ कि एग्री करता हूँ, हाँ ठीक है राजी कर लीजिए, तभी वह यूज कर सकता है। अदरवाइज़ यूट्यूब भी आपको एक देता है अधिकार कि आप अपनी वीडियो पर अधिकार दे सकते हैं और अपनी वीडियो डिलीट करवा सकते हैं दूसरे के चैनल से, या दूसरे का चैनल भी डिलीट करवा सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। विभिन्न देशों में एकस्व संबंधी कानून अलग अलग है। वर्तमान में यह कानूनी अधिकार जैविक उत्पादों, आनुवंशिकी, अभियांत्रिकी उत्पादन आदि के लिए भी अनुमोदित किया जा रहा है। तो जो बायो पेटेंट है इसका भी यूज होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का डीएनए
या किसी जीव का डीएनए है, डीएनए अनुक्रम है, डीएनए का प्रभेद है, या बहुत सारी विधियां हैं, या उत्पाद है, या प्रक्रम है, या कोई भी सिस्टम है, तो उसको जो भी कंपनी बनाती है उसका एक अधिकार होता है। यदि कोई कंपनी उसका गलत यूज करती है तो वह उस पर लीगल एक्शन ले सकती है। और भारत में भी भारतीय एकस्व अधिनियम बनाया गया है, जिसके कारण यदि आपके पेटेंट का कोई भी गलत उपयोग करता है तो उस पर सरकारी कार्यवाही हो सकती है। तो बायो पेटेंट जानना आपके लिए ज़रूरी था और हमने उसको विभिन्न उदाहरणों से आपको समझाया। आई होप बायो पेटेंट आपको ज़रूर समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि जैविक युद्ध क्या होता है। प्रौद्योगिकी के अविवेक उपयोग द्वारा जीव संहार के साधनों, जैविक हथियारों का निर्माण करके उन्हें मानवता एवं प्रकृति के विरुद्ध में उपयोग करना जैविक युद्ध कहलाता है। और जैसा कि अभी इस महामारी काल में जैविक युद्ध की बात की जा रही थी कि यह महामारी भी एक प्रकार का जैविक युद्ध है, एक नीच देश की यह चाल है जिसके कारण विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और जो जीव है, विशेषकर मानव हैं, वो परेशान हो जाए। आगे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा यह कैसे पूछा जाएगा, जैसा कि बायो पेटेंट है, तो कई बार बायो पेटेंट जो होता है वह जैव एकाधिकार के नाम से भी पूछ लिया जाता है कि जैव एकाधिकार क्या है। हमने देखिए क्वेश्चन भी साथ साथ में मेंशन कर लिया, जिससे आपका अभी तक जो कन्फ्यूजन था वो आई थिंक दूर ज़रूर हो जाएगा। बायो पेटेंट और बायो पायरेसी तो हमने समझा ही दिया है, बायो पेटेंट भी आपको फिर से एक बार समझा देते हैं, चूँकि हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया हो कि बायो पेटेंट क्या है सर। इससे पहले आप पूछें, हम ही आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयुक्त तकनीकी का पंजीकरण जैव एकाधिकार कहलाता है। अर्थात आपने उसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, अब उसका यदि कोई दूसरा इस्तेमाल करता है आपके बिना जानकारी में, यदि गलत ढंग से कर रहा है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। जैव एकाधिकार के निम्नलिखित के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले डीएनए क्रमों तथा उनके द्वारा कोडित प्रोटीन के लिए, उत्पाद एवं उत्पादक प्रक्रियाओं के लिए, सूक्ष्म जीवों के विभेद के लिए, पौधों और जंतुओं के आनुवंशिक रूपांतरित विभेद के लिए। यदि आपने कोई पारजीनी या ट्रांसजेनिक एनिमल निर्माण किया है तो उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर आपका अधिकार होगा, आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जैविक युद्ध हमने अभी आपको समझा दिया कि जैव प्रौद्योगिकी के अविवेकपूर्ण उपयोग द्वारा जीव संहार के संसाधनों, जैविक हथियारों का निर्माण कर उन्हें मानवता के प्रति या मानवता एवं प्रकृति के प्रति या विरुद्ध उपयोग करना ही क्या कहलाता है, जैविक युद्ध कहलाता है। और जैविक युद्ध बहुत ही घातक हो सकता है, बायोलॉजिकल वार जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है और आई होप इस चैप्टर को आपने पूरा पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, जा करके अच्छे से तैयारी करिए, समय अब ज़्यादा नहीं है। हालांकि बायोलॉजी का अधिकतम कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया है, आगे के जो भी लेसन है वो भी हम फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। बाकी नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको रेगुलर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ते रहिए और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।